नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। हमारा ये फोन इन कार्यक्रम हमारे किसान भाई बहनों के लिए होता है। हम कुछ ऐसे विषय आपके लिए लेकर आते हैं खेती किसानी से संबंधित, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा कृषि के संबंध में जानकारियां दे सकें। और इस वक्त खेतों में जो भी फसलें लगी हैं, बागों में जो भी फल सब्जियां लगी हैं, उनके संबंध में भी आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सके। तो सबसे पहले आइए हम आपको बता दें हमारे आज के कार्यक्रम का क्या विषय रहने वाला है। तो अपने आज के लाइव फोन कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं नींबू वर्गीय बागों की देखभाल के बारे में, और इसके साथ ही बात होगी आलू फसल में समसामयिक कार्य की। विषय के संबंध में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है, कोई भी सवाल अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर्स नोट करें। हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 1800113060 और 1800113061। तो जब भी आप इन नंबर्स पर फोन करेंगे, आपका कोई भी पैसा, कोई भी शुल्क जो है वो नहीं लगेगा। बस आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, जब भी आप हमें फोन करें अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें, खासतौर से जिस दौरान आप अपना प्रश्न हमारे विशेषज्ञों से पूछ रहे हो। अब आइए आपको बता दें कि हम आप अपना व्हाट्सएप का जो नंबर है वो आपके साथ बता देते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800052717। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपने प्रश्न जो है वो हमें भेज सकते हैं। और अब आइए बात कर लेते हैं ईमेल आईडी की। तो हमारा ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, hellokisan2015@gmail.com। ये हमारा ईमेल आईडी है। इसके जरिए भी आप अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। अब आइए आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर RM शर्मा जी। डॉक्टर RM शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे हम जानकारी हासिल करने वाले हैं नींबू वर्गीय बागों की देखभाल के बारे में। इसके साथ ही स्काइप के जरिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ब्रिजेश सिंह जी, हिमाचल प्रदेश शिमला से। डॉक्टर ब्रिजेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हम जानकारी हासिल करेंगे आलू फसल में समसामयिक कार्यों की। नमस्कार। नमस्कार। तो आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में चर्चा की जो है वो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर रुक करेंगे डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर शर्मा, आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त बागों में कौन कौन से नींबू वर्गीय फल जो है वो लगे हैं। देखिए, नींबू वर्गीय फल एक बहुत बड़ा समूह है फलों का। तो ज़्यादातर फलों की तुड़ाई हो चुकी है और इस वक्त आपको जो सर्दी वाली फसल है लेमन की, वो हो सकती है या फिर किन्नो उसमें लगा हुआ है। बाकी की जो फसलें हैं, मीठी नारंगी, ग्रेप फ्रूट और लाइम, ये फसलें लगभग अब इनकी तुड़ाई पूरी हो चुकी है। तो फिलहाल जो है, जो सर्दी वाली फसल लेमन या लाइम की हो सकती है, और किन्नो अभी पेड़ पर लगा है जिसकी तुड़ाई अभी बस 8-10 दिन में प्रारंभ होने वाली है। बिल्कुल। तो यहाँ पे तो अभी हमने ये जानकारी हासिल की कि कौन कौन सी जो है वो अभी नींबू वर्गीय लगे हैं बागों में। और इसके साथ ही आइए रुक कर लेते हैं, हम देख लेते हैं इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट। पारंपरिक फसलों जैसे गेहूं और धान आदि के अलावा किसान बड़े पैमाने पर फलों के बाग भी लगाते हैं। देश में उगाए जाने वाले विभिन्न फलों में नींबू वर्गीय फलों का अपना एक अलग स्थान है। नींबू वर्गीय फलों में मौसमी, माल्टा, संतरा और नींबू आदि प्रमुख हैं। नींबू वर्गीय फलों की खेती करके इनसे अच्छा मुनाफा कमाने के लिए इनमें समसामयिक कार्य यानी रखरखाव काफी जरूरी होता है। समसामयिक कार्य करने से फसल में कीटों और रोगों के लगने की आशंका भी कम रहती है और फल की पैदावार व गुणवत्ता भी अच्छी होती है। नवंबर-दिसंबर में बहुत से नींबू वर्गीय फल तुड़ाई के लिए तैयार होना शुरू हो जाते हैं। इसी समय फलों का तुड़ाई पूर्व गिरना एक गंभीर समस्या है। फलों को गिरने से रोकने के लिए 10 ppm 2,4-D 1 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। दिसंबर के महीने में नींबू वर्गीय फलों में गोंदार्ती की आशंका बढ़ जाती है। इसकी रोकथाम के लिए प्रभावित हिस्से वाली छाल को खुरचकर निकाल दें। इसके बाद बोर्डो लेप का उपयोग खुरचे हिस्से और इसके चारों ओर के स्वस्थ भाग पर करना चाहिए। इस महीने में तैयार फलों को तोड़कर बाजार भेजने की व्यवस्था करें। तो
तो अभी आपने नींबू वर्गीय बागों की देखभाल के संबंध में विशेष रिपोर्ट देखी। अब आइए हम रुक कर लेते हैं डॉक्टर ब्रजेश का, जो हमारे साथ मौजूद है स्काइप के जरिए। डॉक्टर ब्रजेश, अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आलू की फसल जो है वो इस वक्त खेतों में है, कौन कौन से समसामयिक कार्य अभी किसानों को करने की आवश्यकता है, आपसे जानना चाहेंगे थोड़े कम शब्दों में, क्योंकि इसके बाद हम एक रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद हम विस्तार से बात करेंगे। जी, इस समय देखिए जो हमारा मैदानी इलाका है जिसको इंडो गंजेटिक प्लेन्स बोलते हैं, पंजाब से लेकर वेस्ट बंगाल तक, इसमें बुआई हो चुकी है, नवंबर तक बुआई होती है। और अब जो है जो आलू की फसल है कहीं पे 30 दिन की है, कहीं 35 दिन की है, कहीं 40 दिन की है। और इस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि एक तो उसकी सिंचाई की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए जी। और इसके बाद जो है हमें बीमारियों का थोड़ा ध्यान खास रखना होता है कि ये समय है जब पत्तियां पूरी जो है क्रॉप में आ जाती हैं और बीमारियों का प्रकोप रहता है, तो उनका ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और आइए, ये तो हमने जाना कि कौन कौन से समसामयिक कार्य करने हैं कम शब्दों में। पहले देखते हैं इसी विषय पर आधारित हमारी खास रिपोर्ट। आलू का इस्तेमाल लगभग हर सब्जी में किया जाता है। आलू की सबसे ज्यादा खेती उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, पंजाब, असम और मध्य प्रदेश में की जाती है। जिन किसानों ने आलू की फसल लगा रखी है वो अच्छी फसल के लिए आलू में समसामयिक कार्य करें। पछेती आलू में सिंचाई करें और बुआई के 25 दिनों बाद 87 किलोग्राम यूरिया की प्रति हेक्टेयर की दर से टॉप ड्रेसिंग करके मिट्टी चढ़ाएं। पहाड़ी इलाकों में आलू के खेत में निराई गुड़ाई करें। नाइट्रोजन की बाकी बची 1/3 मात्रा को यूरिया या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के रूप में खेत में डालकर मोटी मेड़ बनाकर मिट्टी चढ़ाएं। सब्जियों को पाले से बचाने का उपाय करें। आलू की फसल में जरूरत के हिसाब से 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहें और खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। फसल की शुरुआती अवस्था में खरपतवार नियंत्रण के लिए सिंचाई के बाद मिट्टी चढ़ानी चाहिए। वहीं पछेती आलू में दिसंबर और जनवरी में ज्यादा ठंड की आशंका होने पर फसल की सिंचाई कर देनी चाहिए। जमीन भीगी रहने पर पाले का असर कम हो जाता है। आलू की फसल में पछेती झुलसा रोग होने की आशंका रहती है। पछेती झुलसा रोग के प्रकोप से पत्तियां सिरे से झुलसना शुरू होती हैं, जो तेजी से फैलती हैं। पत्तियों पर भूरे काले रंग के धब्बे बनते हैं और पत्तियों की निचली सतह पर रुई की तरह फफूंद दिखाई देती है। आलू को पछेती झुलसा रोग से बचाने के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेकर उचित दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। तो आलू फसल में कौन कौन से समसामयिक कार्य अभी आप कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे डॉक्टर ब्रजेश से। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है नींबू वर्गीय फसलों की देखभाल से संबंधित या फिर आलू से संबंधित, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8800520717 लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। जब भी आप अपना प्रश्न भेजें तो आप अपना नाम और अपना स्थान उसके अंदर लिखना बिल्कुल ना भूलें। टोल फ्री नंबर्स हमारे 1800113060 और 61 हैं, और इन पर भी आप हमें फोन करके अपने प्रश्न जो है विशेषज्ञों से सीधे पूछ सकते हैं। hellokisan2015@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है। ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर शर्मा, आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि जैसे जैसे सर्दी का मौसम जो है वो बढ़ता जा रहा है और हमारे देश के कई हिस्से हैं जहां पर अब थोड़ी थोड़ी सर्द हवाएं भी चलने लग गई हैं, पाला भी पड़ने लग गया है, तो ऐसे में जो हमारे बाग बगीचे हैं उनकी देखभाल किस तरीके से कर सकते हैं हमारे किसान? देखिए, पाले का जो प्रभाव है वो ज़्यादातर छोटे पौधों में होता है। बड़े पौधे में जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए तो अलग बात है, अन्यथा जो नए बाग लगाए गए हैं उन बागों को पाले से बचाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि 20 दिसंबर के बाद एक संभावना बन जाती है करीब 15 जनवरी के बीच में कि पाला पड़ता है। तो जो छोटे पौधे हैं उनको आजकल जो है 3 लकड़ियाँ गाड़ के उनके चारों तरफ जो सफ़ेद रंग की जो पॉलीथीन शीट आती है, जो आर पार जिसमें दिखता है, उससे चारों तरफ से अगर आप लपेट देंगे तो उन पौधों पर पाले का प्रभाव नहीं होगा और सर्दियों में जो ग्रोथ रुक जाती है वो भी होती रहेगी। और इसके अलावा अगर उन्हें लगता है कि जिस शाम पाला पड़ सकता है तो शाम वो इरिगेशन भी उसमें दे सकते हैं। अगर सिंचाई कर देंगे तो उससे भी पाले का प्रभाव कम हो जाएगा। तो जो नए बाग हैं उनको बचाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है पाले से। बिल्कुल।
और इसी के साथ व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास कुछ प्रश्न जो है वो आए हैं कार्यक्रम में, आइए उनको शामिल करते हैं। यहाँ पर हमारे दर्शक ने हमें लिखा है कि आलू की फसल में इस समय पत्ती सिकुड़न व पाले की समस्या देखने को मिल रही है, तो इसका उपचार कैसे दवाओं से करना चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए? कुछ घरेलू उपचार बताएं। तो डॉक्टर ब्रजेश, क्या बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, जो पाले का प्रकोप तो अभी नहीं आया है पूरी तरह से, लेकिन ये है कि जो है इरिगेशन का ध्यान रखें, सिंचाई की एक बार व्यवस्था कर ले। उससे क्या होगा कि जो है पाले का प्रकोप कम रहेगा। और जहाँ पे आलू की क्रॉप 35 से 40 दिन की हो रही है, वहाँ पे मिट्टी चढ़ाने का काम करना है। साथ में जो नाइट्रोजन की खाद है उसकी एक स्प्लिट डोज होती है, वो जरूर डालें, तो उससे जो है प्रकोप कम रहेगा और पत्तियों पे कम प्रभाव पड़ेगा उसका। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे पहले कॉलर नंद स्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो, उनके साथ हमारा लगता है कनेक्शन जो है वो टूट गया है। आइए कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर शर्मा, आपके लिए भी एक प्रश्न आया है। रघुनाथ पवार जी ने हमें महाराष्ट्र से लिखा है कि क्या नींबू की खेती में नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया जा सकता है तथा उनके प्रयोग में क्या लाभ मिलता है? देखिए, नैनो यूरिया जो है उसमें उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, और उससे क्या होता है कि जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो उससे पूर्ति उसकी होती है, और उससे जो है कम मात्रा में उसको देना होता है। तो जो नागपुर में हमारा संस्थान है नींबू वर्गीय फलों का, आप वहाँ संपर्क करें और उनसे बात करें कि उसकी कितनी मात्रा वहाँ डाली जाएगी, क्योंकि वो संस्थान उसी क्षेत्र के लिए काम कर रहा है और वो नींबू वर्गीय फलों पर ही काम कर रहा है। तो बेहतर है कि आप जो CCRI नागपुर का जो हमारा केंद्र है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का, आप वहाँ संपर्क करें। बिल्कुल। और इसके साथ ही डॉक्टर ब्रजेश, अब आपके पास मैं आना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी कि अभी आलू की फसल में हमारे किसानों को सिंचाई से संबंधित क्या जानकारी देना चाहेंगे आप, कि कितनी बार सिंचाई जो है वो हमारे किसानों को करनी चाहिए आलू की फसल में, और किस तरह करें, सुबह के समय करें कि शाम के समय करें, तमाम जानकारियाँ। देखिए, सिंचाई आलू में दो तरह से होती है। एक तो नॉर्मल फ्लडिंग इरिगेशन, जिसमें पानी को पूरा भर के किया जाता है, वो है। और दूसरी विधि है जिसको हम जो है ड्रिप इरिगेशन या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन के द्वारा देते हैं। ड्रिप और स्प्रिंकलर का तो जो है ये है कि जब भी आपको लगे कि सूख रहा है तो देना होता है। और आलू में जो फ्लड इरिगेशन होता है उसको लगभग 6 से 7 बार करना पड़ता है। अभी जो समय है ये ऑलमोस्ट दूसरी या तीसरी सिंचाई का है। और इस तरह से जो है उसमें जो पैन इवेपोरेशन होता है उसके हिसाब से मॉइस्चर का कंटेंट देख लिया जाता है कि जब पानी की कमी हो तो उस समय सिंचाई जरूर कर लें। सिंचाई में कोताही ना करें, क्योंकि आलू की जो फसल है वो 60 से 90 दिन की ही होती है और उसमें उसको बहुत सारा प्रोडक्शन देना होता है। तो आलू हो चाहे नाइट्रोजन हो, इनकी मात्रा में कमी से उसके ईल्ड पे बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इसका बिल्कुल जो है खास ध्यान रखना है सिंचाई का। जैसे ही लगे कि नमी कम हो रही है हमारे खेत में तो उस समय जो है सिंचाई जरूर कर दें। बिल्कुल। इसी के साथ केशव कुमार सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है दरभंगा बिहार से। आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो हेलो हेलो, केशव जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी जी मिल जी रही है। केशव जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये पूछना चाह रहा था कि पछैती आलू को किस तरीके से देखभाल किया जा सके, इसके बारे में हमें बताया जाए। बिल्कुल। तो डॉक्टर ब्रजेश, ये अगला सवाल भी आपके लिए हमारे फोन कॉलर जानना चाहते हैं दरभंगा बिहार से, कि पछेती आलू की जो देखभाल है वो किस तरीके से की जाए? देखिए, पिछैती आलू में जो दिक्कत आती है वो ये है कि हम उसमें बीज की पैदावार नहीं कर सकते, खाली खाने वाले आलू की कर सकते हैं। और उसमें क्योंकि जो है हमारी पिछैती फसल लेट लगाई जाती है तो वो लगभग गर्मियां जब चालू आरंभ हो जाती हैं तब तक पहुंच जाती है फसल। तो वहाँ पे जो है खास ख्याल रखना पड़ेगा कि आपकी जो है खाद की कमी ना हो, क्योंकि अगर खाद की कमी होगी तो पौधा आपका जो है पूरी तरह से प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा। और इसके साथ ही जो है बीमारियां, कुछ नई बीमारियों का प्रकोप उसमें हो सकता है, तो उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा कि जैसे ही कोई ऐसे आपको लगता है कि सिम्टम आ रहे हैं आलू में कोई बीमारी के, तो जो है तुरंत उसका जो है उपचार करने की आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल। तो हम इसी के साथ कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे वापस और दोनों ही विषयों पर जो है वो जानकारी आगे जरूर हासिल करेंगे। और आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ।
वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा। हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं नींबू वर्गीय बागों की देखभाल के बारे में और साथ ही बात हो रही है आलू की फसल में समसामयिक कार्यों की। विषय से संबंधित कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर्स 1800113060 और 61 आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8800520717, इसके जरिए भी आप अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं, अपना नाम और अपना स्थान लिखकर जहां से आप अपना प्रश्न भेज रहे हैं। और साथ ही ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। तो ये तीनों विकल्प में से कोई भी एक विकल्प आप चुनकर अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शर्मा और हमारे साथ स्काइप के जरिए मौजूद है डॉक्टर ब्रजेश, आपके सवालों के, आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। और हमारे अगले कॉलर महमूदीन जी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप महमूदीन जी? मेरा निवेदन ये है कि क्या आलू तो यदि कम बीज है हमारे पास तो क्या आलू को काट के बुआई कर सकते हैं? यदि हाँ बुआई कर सकते हैं तो ऐसे कटे हुए बीज की शोधन किस प्रकार से करें बुआई के पहले? धन्यवाद। बिल्कुल, तो डॉक्टर ब्रजेश क्या बताना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसे तो जो है संस्थान की अनुशंसा नहीं है कि आप काट के लगाएं, लेकिन अगर आपके पास बीज की कमी है तो आप एक बीज को मतलब एक आलू के कंद को 3 से 4 टुकड़ों में जो है काट के बो सकते हैं। लेकिन उसके लिए 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। पहले तो ये है कि जो आलू में आँखें होती हैं, जो आलू की कटिंग करेंगे, काटेंगे उसको तो आँखें बचा के काटनी है। और जो है कोशिश करें कि एक टुकड़ा जो है कम से कम 30-35 ग्राम का हो। और उसके बाद उसको जो है एक जनरल जो फंजीसाइड होते हैं जैसे डाइथेन M45 है, उसके जो है 0.2% घोल से उपचारित करें और उसको छायेदार जगह में पहले उसको जो है कटे हुए बीज को सुखा लें। जब उसमें एक पपड़ी जैसी बन जाएगी, जैसे हमारे घाव के ऊपर पपड़ी बन जाती है, उस तरह की पपड़ी उसमें 24 से 48 घंटे में बन जाती है। उसके बाद बुआई करें। ऐसा ना करें कि काटने के तुरंत बाद खेत में लगाएं, उससे फिर सड़न के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर इतना आप जो है ध्यान रख लेते हैं तो कटे हुए बीज का इस्तेमाल करके आप अपना सीड रेट कम कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ यहाँ पर डॉक्टर शर्मा आपका रुख मैं करना चाहूँगी। इस वक्त जो हमारे फसलें हैं, जो नींबू वर्गीय फसलें हैं, उनमें कटाई छटाई का समय भी जो है वो चल रहा है। इसके संबंध में आपसे ज़रूर जानकारी लेना चाहूँगी, लेकिन पहले एक हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विपिन जी। आइए पहले उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो विपिन जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम आलू के बारे में जानना था मैम। कहीं कहीं आलू के पत्ते है ना काले काले धब्बे आ रहे हैं मैम, तो ये क्या कारण है? और आलू में मिट्टी कितने दिन के अंतर से चढ़ाना चाहिए? जी बिल्कुल, डॉक्टर ब्रजेश क्या बताना चाहेंगे?
देखिए, सिकुड़न के जो है कारण, अगर सिकुड़न के साथ काले धब्बे हैं तो एक फूमा ब्लाइट भी हो सकता है, लीड ब्लाइट भी हो सकता है, जिसको पिछेता झुलसा बोलते हैं। अगर जो पिछेता झुलसा के लिए मौसम अनुकूल बन गया है और हम ऑलरेडी उसका जो फोरकास्ट करते हैं अप टू सेंट्रल यूपी कर चुके हैं, तो अगर आपको डाउट है कि ये लीड ब्लाइट है तो तुरंत उसका जो है छिड़काव कर दें। उसके लिए डाइथेन और मेटालैक्सिल का छिड़काव जो है रिकमेंडेड है, उसको तुरंत कर दें। और जहाँ तक मिट्टी चढ़ाने की बात की, तो मिट्टी जो है 35 से 40 दिन पे चढ़ाई जाती है, और इतना जरूर ध्यान रखें कि मिट्टी ढंग से चढ़ाई जाए, जिससे कि जो बनने वाले कंद हैं वो मिट्टी के अंदर रहें और जो है सतह के बाहर ना आने पाए। ये 2 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर डॉक्टर शर्मा, आपका एक बार फिर से मैं रुक करना चाहूँगी। कटाई छटाई से संबंधित जानकारियाँ हमारे जो बागवान हैं उनको देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरीके से कटाई छटाई करें और कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना आवश्यक है? देखिए, नींबू वर्गीय फल जो है बहुत ही सेंसिटिव फसल है। इसमें जो कटाई छटाई जो हमें करनी है वो उन्हीं शाखाओं की करनी चाहिए कि या तो वो शाखा बहुत ज़्यादा ज़मीन के पास है, जिसको हम अगर टेक्निकल की भाषा में कहें तो हम उसको स्कर्टिंग बोलते हैं, कि ऐसी शाखाएं जो ज़मीन को छू रही हैं या आपकी जो कर्षण क्रियाएँ हैं उस थाले में नहीं हो पा रही, तभी हम उसकी कटाई छटाई करें। और साथ ही साथ जो सूखी हुई शाखाएँ हैं, वो किसी भी बीमारी से सूखी हैं और या किसी भी कीट की प्रभाव से सूखी हैं, उन्हीं शाखाओं को वहाँ से निकालना है। और ये काम फल की तुड़ाई के बाद करना है। और फल की तुड़ाई के बाद आप स्कर्टिंग करें, नीचे की शाखाओं को हटा दें, या जो बहुत ज़्यादा लंबी शाखाएं आपकी जो कर्षण क्रियाओं में बाधा उत्पन्न कर रही हैं आप उनको हटा दें, या जो सूखी शाखाएं आप उनको हटाएं। और अगर आप नहीं हटाएंगे तो आगे से वो और ज़्यादा शाखा नीचे की तरफ को सूखती चली जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि मरी हुई और सूखी शाखाओं को ज़रूर हटा दें। तो ये बहुत आवश्यक है। उसके बाद उसमें हम पोषण की क्रिया का आरंभ करेंगे। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर भूपिंदर सिंह जी रानीखेत से मौजूद हैं, उत्तराखंड से फोन लाइन पर। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो। हाँ, हेलो मैम, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका भूपिंदर जी हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। आपने रानीखेत से हमें फोन किया है, क्या जानना चाहते हैं आप? जी, हमारे यहाँ एक कागजी नींबू में ऐसा है कि कागजी नींबू पीला पड़ता है, बाद अपना आप झड़ जा रहा है खेतों में ना, खेतों में गिर जाता है अपने आप। जी, जो नींबू वर्गीय और दूसरी शिकायत, फलों का जो फूल है वो अपने आप गिर जाता है। जी, और सबकी शिकायत है कि जो ये भाषा है पालके में नुमा आकार से दिखाई देता है। और आपका पहला प्रश्न जो है वो हमें समझ आ गया है, उसका तब तक हम उत्तर लेते हैं। आपके लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा विकल्प बताना चाहूंगी। अगर आपका जो दूसरा प्रश्न है आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी उसे भेज सकते हैं। 8800520717 हमारा नंबर है। व्हाट्सएप के जरिए आप अपना दूसरा प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। तब तक हम इस आपके प्रश्न का उत्तर जो है डॉक्टर शर्मा से जानना चाहेंगे। डॉक्टर शर्मा, क्या बताना चाहेंगे? बार बार जो फूल है वो झड़ जाता है। देखिए, नींबू शब्द जो आपने यूज किया है, नींबू 2 तरह का होता है। तो लेमन होता है जिसको बोलते हैं, एक कागजी नींबू होता है। कागजी नींबू में एक बड़ी समस्या ये है कि जनवरी के अंत तक जो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र हैं उनमें जो फूल खिलते हैं उनमें फल लगता है। और जैसे ही तापमान, थोड़ा सा दिन का तापमान बढ़ता है और रात का कम रहता है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि सारे फल जो है नर फल हो जाते हैं और वो नर फलों में मादा गायब हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि उन पर फल नहीं लगता और आपको ऐसा लगता है कि फूल झड़ रहे हैं। दूसरी समस्या जो फूल झड़ने की ये है कि कई बार अगर एक ही पौधा होता है तो परागण न होने की स्थिति में भी फूल झड़ जाते हैं। तो ये 2-3 वजह हैं। तीसरा ये है कि जब खूब फूल खिले हों तो उस वक्त आप ध्यान रखें कि उसमें सिंचाई ना करें। जब उस पर फल लग जाए उसके बाद उसमें सिंचाई करें। और साथ ही जो आपकी जो रिकमेंडेड डोज है ऑर्गेनिक मैन्योर की और उर्वरकों की, आप अगर वो देंगे तो निश्चय ही उस पर फल लगे। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे अगले जो हमारे मैसेज आया है, रघुनाथ पवार जी ने हमें महाराष्ट्र से जो है वो पूछा है। माफी चाहूंगी, राजेश कुमार जी ने राजस्थान से हमें पूछा है कि मैं ये जानना चाहता हूँ क्या आलू की फसल में नैनो डीएपी व नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया जा सकता है? यदि हाँ तो किस डोज का प्रयोग करें? देखिए, मैं इनको ये बताना चाहूँगा कि अभी नैनो यूरिया और नैनो डीएपी दोनों के ट्रायल हमारे साथ चल रहे हैं, जो इफ्को कंपनी है उसके साथ। तो अभी उसकी अनुशंसा कोई नहीं आई है, तो अभी उसका हम आपको जो है सही उत्तर नहीं दे सकते कि किस डोज में डाला जाए। जब हमारी अनुशंसा आ जाएगी उसको ट्रायल करने के बाद, तभी हम बता पाएंगे। ये पहला सीजन है हमारा ट्रायल का, तो इसके बाद शायद हम अगले साल तक आपको बता पाएँ कि किस रेट पे डाला जा सकता है। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारा एक और प्रश्न आया है व्हाट्सएप के जरिए,
और ये नींबू वर्गीय और आलू दोनों के ही ऊपर है। इनका नाम है लीलू ठाकुर, गांव रक्चुई, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। ये जानना चाहते हैं कि क्या 8000 फीट पर नींबू वर्गीय फलों की खेती संभव है? यदि है तो कौन से फल, कौन सी किस्म की खेती करनी चाहिए? हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये सब ट्रॉपिकल जलवायु का फल है और 8000 फीट की ऊंचाई जो बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पे नींबू वर्गीय फलों की खेती नहीं की जा सकती। तो आप बेहतर है कि आप नींबू वर्गीय फलों की खेती उतनी ऊंचाई पर न ले जाएं, क्योंकि उतनी ठंड जो है पौधा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और इतनी ऊंचाई पे 8000 की फीट की ऊंचाई का जो ग्रोइंग सीजन होता है बढ़वार का, वो भी बहुत छोटा होता है। अतः आपको उससे कुछ लाभ नहीं मिलेगा। तो बेहतर है कि आप जो टेम्परेट फल हैं, जो पहाड़ी फल हैं, आप उन पर कंसंट्रेट करें तो बेहतर होगा। बिल्कुल। और ब्रजेश जी, उनका प्रश्न आपसे भी यही है कि क्या 8000 फीट पर आलू की कौन सी किस्म लगानी चाहिए? वो अगेती फसल के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। हाँ, देखिए अगेती फसल तो नहीं, लेकिन नॉर्मल फसल जो उनकी ऊंचाई है वहाँ पे जो है खरीफ के मौसम में, गर्मियों में जो है आलू की फसल लगाई जा सकती है। बीज आलू के लिए बहुत उपयोगी क्षेत्र है, क्योंकि इस हाइट पे हम रिकमेंड करते हैं कि आप बीज की क्रॉप लगाइए और बीज का जो दाम है वो भी अच्छा मिलता है। तो और जो किस्मों की बात की तो उसमें हमारे पास जो है, जो गर्मी की ऋतु है जिसमें जो है पहाड़ों में लगाते हैं, उसमें कई तरह की किस्मों का विकास किया गया है इस संस्थान द्वारा। अगर नाम बताना चाहूँ तो एक कुफरी गिरधारी, कुफरी हिमालनी और कुफरी करण, ये 3 ऐसी किस्में हैं जो इस इलाके में बहुत अच्छी होंगी, उसकी पैदावार अच्छी होगी और प्लस उसका जो बीज की क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छी होगी। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो है बीज आलू के उत्पादन की तरफ अगर बढ़ें तो आपको अधिकाधिक लाभ होगा उसका। धन्यवाद। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे कॉलर नंद स्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो हेलो हेलो, नंद स्वरूप जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना ये चाहता हूँ कि नींबू और नंद स्वरूप जी, आप तक हमारी आवाज जो है वो साफ, नंद स्वरूप जी, हमें आपकी आवाज जो है वो साफ तौर पर सुनाई नहीं दे पा रही है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप व्हाट्सएप के जरिए जो है वो अपना प्रश्न भेज सकते हैं। 8800520717 हमारा नंबर है। आप व्हाट्सएप के जरिए जो है वो अपना प्रश्न हम तक भेजिए, हम कार्यक्रम में उसे शामिल करने का पूरा प्रयास करेंगे। डॉक्टर शर्मा, अब आपसे मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी उर्वरक और पोषण प्रबंधन के बारे में। किस तरीके से हमारे जो नींबू वर्गीय फसलें हैं, बाग हैं, उनके अंदर कैसे उर्वरक और पोषण प्रबंधन करें? तो देखिए, पहली जो प्रक्रिया है वो है तुड़ाई की। जब फल टूट गए तो उसके बाद उसकी जो प्रूनिंग हमने बताई, उसकी कटाई छटाई, उसको जब आप कर दें तो उसके बाद जो है, क्योंकि दिसंबर और जनवरी में जो जड़ें होती हैं वो सुसुप्त अवस्था में रहती हैं तो वो उर्वरक नहीं लेती, इसलिए उस वक्त सिर्फ हम गोबर की खाद या जो भी कार्बनिक पदार्थ है आप उसका इस्तेमाल करें। और 20 से 25 किलोग्राम बिल्कुल सड़ी हुई गोबर की खाद आप डाल दें। जब उसकी कटाई छटाई हो जाए उसके बाद उसमें हल्की सी सिंचाई कर दें और उसके बाद उसको छोड़ दें, क्योंकि जो उर्वरक है जब हमारी जड़ें एक्टिव हो जाती हैं, फल जब लग जाए उस पर मार्च के महीने में, 15 मार्च के बाद फिर से जो है उसमें जो 600 ग्राम नाइट्रोजन, 400 ग्राम फास्फोरस और 400 ग्राम पोटास प्रति पौधा, अगर पौधा पूरी तरह विकसित है तो उसमें 600 400 400 के अनुपात में हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा दें और फिर इरीगेशन दें। लेकिन अभी कोई भी उर्वरक जब तक फूल खिलने के बाद ही उसको दें, उससे पहले न दें। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और कार्यक्रम में जानकारियां हासिल करेंगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं नींबू वर्गीय बागों की देखभाल के बारे में। और हमें इस विषय पर तमाम जानकारियां दे रहे हैं डॉक्टर शर्मा, और इसके साथ ही हम बात कर रहे हैं आलू फसल में समसामयिक कार्यों की, और इसके संबंध में हमें जानकारियां दे रहे हैं डॉक्टर ब्रजेश। और अगर इन दोनों ही विषयों के संबंध में आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका, कोई भी सवाल, हमारे टोल फ्री नंबर्स 1800-113060 और 60, हमारा व्हाट्सएप नंबर 8800-520-717, हमारा ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। 3 विकल्प, तीनों में से आप कोई भी चुन सकते हैं। अपना नाम और पता लिखना बिल्कुल ना भूलें अगर व्हाट्सएप के जरिए आप अपना प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं। हमारे अगले कॉलर गब्बर सिंह जी मौजूद हैं बुलंदशहर से फोन लाइन पर। आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे आप? नमस्ते मैम। नमस्कार, सवाल पूछिए। सवाल मेरा ये, जो आलू की जो अगेती फसल है जी, 60 से 65 दिन की हो गई है, उसमें झुलसा का रोग है। ठीक है जी। तो उसमें झुलसा का रोग खत्म हो जाना चाहिए और आलू की मोटाई हो जानी चाहिए। ठीक है, तो डॉक्टर ब्रजेश क्या बताना चाहेंगे? देखिए, झुलसा रोग का मैंने पहले ही बताया कि जो इनका क्षेत्र है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है। वहाँ पे पिछले 5 दिन से लीड ब्लाइट का जो है फोरकास्ट हो गया था, और एक बार इनको लीड ब्लाइट का प्रिकॉशन लेना चाहिए। उसमें मैंने पहले ही बताया डाइथेन और मैंकोजेब, इनका जो मिक्सचर आता है उसका जो है इनको स्प्रे करा देना चाहिए। और अगर इन्होंने अच्छी वैरायटी ऐसी लगाई है जिसमें प्रतिरोधकता है तो उसमें उपज अच्छी आ जाएगी, और अगर फसल को बचा ले गए तो भी जो है उपज अच्छी आ जाएगी। अगर आपकी वैरायटी ससेप्टेबल है और अगर छिड़काव आपने समय पे नहीं किया है तो नुकसान हो सकता है। मैं यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल। और हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए अगला प्रश्न भेजा है दीपक अग्रवाल जी ने महाराष्ट्र अमरावती से, और डॉक्टर शर्मा ये आपके लिए है। वो कहते हैं कि संतरा में एक साथ बाहर आने के लिए कौन सा फव्वारा दें? सिंचाई प्रबंधन के बारे में जितना मुझे समझ में आ रहा है ये जानना चाहते हैं। हाँ, देखिए, नींबू वर्गीय फलों में सिंचाई की एक अलग पद्धति है। या तो आप उसमें टपक सिंचाई से पानी दें, या फिर अगर आप पानी देना चाह रहे हैं तो कभी भी बहाव विधि से पानी न दें। दूसरी चीज़ ये है कि सारे ही नींबू वर्गीय फल फाइटोप्थोरा गलन के लिए बहुत ही ससेप्टेबल होते हैं। तो कभी भी ऐसी पद्धति न अपनाएं कि आप जैसे जो पेड़ की जो लाइन है उसी में इरिगेशन करें, क्योंकि अगर एक पेड़ में इन्फेक्शन है, अगर उसका पानी दूसरे पौधे में जाता है तो उसमें भी फाइटोप्थोरा गलन आ जाती है, क्योंकि मृदा जनित रोग है। तो अगर आप नाली विधि से सिंचाई कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि 2 नालियों के बीच में एक सहायक नाली बनाएं, और उस सहायक नाली से प्रत्येक पौधे को व्यक्तिगत तौर पर जोड़ें, तो वो ठीक रहेगा। क्योंकि अगर एक पौधे में कहीं भी कोई इन्फेक्शन आ रहा है तो वो दूसरे पौधे में नहीं जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखें। और अदरवाइज अगर आपके पास टपक सिंचाई विधि है तो वो बहुत उत्तम। बिल्कुल। पंकज जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं झुंझुनू राजस्थान से, उनका भी सवाल शामिल करते हैं। हेलो जी नमस्कार। पंकज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं पंकज जी? मैं जानना चाहता हूँ जो नींबू की फसल है वो किस तरह से हम घर पर तैयार कर सकते हैं, और उसके जो लगाने का तरीका है इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। एक बार अपना प्रश्न फिर से दोहराएं। मैं कह रहा हूँ कि नींबू की फसल है उसको घर पर किस तरह तैयार कर सकते हैं, और उसको बनाने का जो तरीका है उसके बारे में बताइए। जी, घर पर किस तरीके से तैयार कर सकते हैं नींबू फसल को? और नींबू के पौधे जी, जो मैं समझ पा रहा हूँ, देखिए नींबू 2 हैं। आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि जैसे मैंने बताया कि तो लेमन होता है जो थोड़ा झाड़ीनुमा होता है, फल थोड़ा बड़ा होता है, छिलका थोड़ा मोटा और खटास भी थोड़ी कम होती है। और एक होता है कागजी नींबू। तो कागजी नींबू वो होता है जो बाजार में मिलता है, लगभग 35 से 40 ग्राम उसका साइज होता है। तो जो कागजी नींबू है वो उसमें पॉलीअम्ब्रोनी वाला फिनोमिना होता है, तो उसको आप बीज से ही तैयार कर सकते हैं। अन्यथा जो लेमन है उसको आप बीज से तैयार नहीं कर सकते, उसको सिर्फ जो है गूटी लगा के तैयार कर सकते हैं। तो अगर कागजी नींबू आप लगाना चाहते हैं तो आप अगर उसके बीज को बोएंगे तो बिल्कुल जो मदर प्लांट है, मातृ वृक्ष है, बिल्कुल उसके ही जैसा होगा। तो अगर कागजी नींबू है तो आप बीज से लगाएं, और अगर आप लेमन लगाना चाहते हैं तो उसको गूटी से लगाएं। ये दोनों विधियां। बिल्कुल। और डॉक्टर ब्रजेश यहाँ पर व्हाट्सएप के जरिए आपके लिए प्रश्न आया है। हरिशंकर त्यागी जी ने हमें खंदौली आगरा से लिखा है कि खयाती आलू में दवाई कितने दिन बाद लगानी चाहिए? नहीं, दवाई कौन सी लगानी है पहले बतानी पड़ेगी, क्योंकि जो है जो मैंने बताया एक पिछेता झुलसा है
जो जिसका फोरकास्ट भी हो चुका है वो लगानी है, तो वो जो है आपको डिपेंड करता है कि बीमारी का कितना प्रकोप है। उसके हिसाब से एक तो हम जो है फोरकास्टिंग का मतलब ये होता है कि आप बीमारी आने से पहले ही एक स्प्रे मार दें, और उसके बाद अगर बीमारी आ गई है तो फिर तुरंत उसको जो है एक आपको स्प्रे और मारना पड़ेगा, और फिर देखना पड़ेगा अगर मौसम में सुधार आ जाता है और बीमारी कम होने लगती है तो दवाई लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मौसम वैसा ही बना रहता है, फॉगी मौसम रहता है, बीमारी के बढ़ने के अनुकूल होता है, तो फिर आपको स्प्रेज रिपीट करने पड़ेंगे। बिना मतलब दवाई भी नहीं डालनी है, जैसी बीमारी है उसके हिसाब से ही दवाई का उपयोग करना है। बिल्कुल। वहीं डॉक्टर ब्रजेश, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि झुलसा के अलावा इस वक्त कौन कौन से ऐसे बीमारियां हैं जिनका प्रकोप आलू की फसल में हो सकता है और कैसे उसकी रोकथाम कर सकते हैं? देखिए, मेन बीमारी इस समय जो हमारी मेन बेल्ट है आलू की, उसमें पिछेता झुलसा का ही खतरा है, और अभी तो उसी का ध्यान देना पड़ेगा। और उसके अलावा कुछ लोग जैसे जो आलू की पत्ती सिकुड़ने की बात करते हैं, वो वायरसेस के द्वारा भी होती है, तो वो सीड की क्रॉप जो बीज के लिए आलू का काम करते हैं उनके लिए ध्यान देने योग्य है। उसमें उनको इंसेक्टिसाइड छिड़कना पड़ता है, क्योंकि कुछ ऐसे कीट हैं जो इस वायरस को एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाते हैं। तो वो जो है उनको समझना पड़ेगा कि अगर वो कीटजनक वायरस का प्रकोप है तब आप कीटनाशक डालेंगे, अदरवाइज आपको इस समय मेन खतरा लेड ब्लाइट का है, उसी का आपको जो है ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे अगले कॉलर जो है वीरेंद्र जी झुंझुनू राजस्थान से मौजूद है हमारे साथ फोन लाइन पर। आइए उनका सवाल भी शामिल करें। हेलो हेलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। वीरेंद्र जी, अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मैम, उसमें रस नहीं। वीरेंद्र जी, आप पहले तो अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद कर दीजिए, उसके बाद आप अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मैम, नींबू आपकी आवाज हमें बहुत कट कट कर मिल रही है, हमें आपका प्रश्न जो है वो साफ आवाज में समझ नहीं आ पा रहा है। आपसे निवेदन जी। नींबू के पौधे जी रस नहीं बनते, नींबू के पौधों में रस जो है वो कम बन रहा है। बिल्कुल जी। हाँ, देखिए जी, जो जिस प्रजाति की संस्तुति आपके क्षेत्र के लिए की गई है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये बहुत सारे किसानों की समस्याएं हैं कि अगर आप कहीं महाराष्ट्र से कोई पौधा ले आते हैं या बंगाल से ले आते हैं या साउथ इंडिया से ले आते हैं, तो जिस प्रजाति की नींबू की संस्तुति आपके क्षेत्र के लिए की गई है, आप वही प्रजाति लगाएं। क्योंकि बहुत सी प्रजातियां हमारे फार्म पर भी हैं कि हम तो कलेक्शन के लिए उनको रखते हैं, लेकिन उनमें जूस की मात्रा बहुत कम होती है। हमारी कंडीशन में हो सकता है कि जहाँ से वो प्रजाति विकसित हुई है वहाँ पे उसकी जो गुणवत्ता है जूस की वो बहुत अच्छी रही हो। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और जब आपको नींबू लगाना है तो हमारे क्षेत्र के लिए जो पूसा संस्थान ने जिन प्रजातियों की संस्तुति की हुई है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर कि अगर आप लेमन लगाना चाहते हैं तो हमारी 2 प्रजातियाँ हैं, पूसा लेमन 1 और कागजी कलम। और अगर कागजी नींबू लगाना चाहते हैं तो हमारी पूसा उदित और पूसा अभिनव 2 प्रजातियां हैं। तो इन प्रजातियों को अगर आप लगाएंगे तो उनमें रस की मात्रा बढ़ेगी। और एक बात और हो सकती है कि जो पानी है, क्योंकि नींबू वर्गीय फल रसीले होते हैं, अगर आप इसमें पानी नहीं देंगे तो जो पत्ती होती है वो फल से रस चूस लेती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपने पर्याप्त नमी अपने खेत में नहीं रखी है तो उसमें रस कम हो सकता है, क्योंकि जो सूखे की अवस्था बनती है तो पत्ती जो है फल से पानी ले लेती है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो आपकी प्रजाति आपने कौन सी लगाई है उसका आप देखें, और दूसरा ये है कि उसमें जल प्रबंधन का विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल। और आइए एक बार यहाँ पर हम रुक कर लेते हैं डॉक्टर ब्रजेश का। डॉक्टर ब्रजेश, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि कई बार हमारे जो किसान हैं वो सहफसली खेती करना भी चाहते हैं, तो कौन कौन सी आलू के साथ ऐसी फसल ले सकते हैं जिससे रोगों और कीटों के प्रकोप से भी बचाव हो और सहफसली खेती की ओर भी हमारे किसान जो है वो अग्रसर हो? मैं इसमें ये देखिए कहना चाहूँगा कि जो भी रबी की क्रॉप है, ऐसी क्रॉप जो बहुत ऊंची नहीं होती हैं, लगभग आलू की फसल के बराबर ही होती हैं हाइट में, ऊंचाई में, उनको इसके साथ लिया जा सकता है, वो चाहे गेहूं हो चाहे सरसों हो। लेकिन जो फार्मर की प्रोडक्टिविटी या प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करें तो आलू के साथ किसी और की इंटरक्रॉपिंग बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिटेबल नहीं रहती है, और उनका प्रबंधन और आलू के प्रबंधन में फ़र्क भी बहुत है। तो ऐसा हम बहुत ज़्यादा कोई अनुशंसा नहीं करते हैं कि आप सहफसली जो है आलू की खेत के बीच में लें, खासकर जो इस समय रबी का मौसम है उसमें। बिल्कुल।
और यहाँ डॉक्टर शर्मा, अब आपसे मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी, लेकिन पहले हमारे कॉलर जो है वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने शामली उत्तर प्रदेश से हमें फोन किया है। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हेलो प्रदीप जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हाँ जी बिल्कुल प्रदीप जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। शामली से आपने हमें फोन किया है, यूपी से। अपना सवाल पूछिए। सवाल पूछा मेरी सोना की फसल होगी 60 दिन की। 60 दिन की मेरी सोना की फसल होगी आपकी। अपना प्रश्न एक बार फिर से दोहराएं। 60 दिन की मेरी फसल होगी आपकी। आलू की 60 दिन की फसल हो चुकी है जी। हाँ जी। तो और कौन से उसमें कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं, ये जानना चाहते हैं आप? दवाई का बिल्कुल डॉक्टर ब्रजेश, 60 दिन की इनकी आलू की फसल हो गई है, कौन से कीटनाशक का प्रयोग जो है वो कर सकते हैं इसके अंदर, क्या जानकारी देंगे? नहीं, क्या ये बीज के लिए काम कर रहे हैं? थोड़ा सा और पूछना पड़ेगा। बीज के लिए काम कर रहे हैं या खाने वाले या प्रोसेसिंग के लिए काम कर रहे हैं? जी, फोन लाइन जो है उनके साथ हमारी डिस्कनेक्ट हो गई है। अच्छा, ओके ओके। तो देखिए, 60 दिन की क्रॉप है आपकी आलू की फसल। चिप्सोना 1 है। चिप्सोना 1 को पैदावार के लिए थोड़ा ज़्यादा समय चाहिए होता है। आपको एक तो पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको आपको लगभग 110 दिन तक ले जाना पड़ेगा क्रॉप को। और अगर बीज आलू के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो किसी भी कीटनाशक को डालने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई जो है कीट नहीं है जो आलू की फसल को, खासकर पत्तियों को, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाए। आपको ध्यान रखना है लेट ब्लाइट का, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, उसका इस समय जो है प्रकोप आ रहा है, आ गया होगा, तो उसका ध्यान रखें। कीटनाशक डालने की आवश्यकता नहीं है। और चिप्सोना की फसल अगर आप खाने के लिए कर रहे हैं या प्रोसेसिंग के लिए कर रहे हैं तो उसमें एक आपको जो है तीसरी डोज नत्रजन की डालनी पड़ेगी लगभग 70-75 दिन पे, जिससे कि क्रॉप की हेल्थ अच्छी रहे और लास्ट में आपको अच्छी पैदावार मिल सके। बिल्कुल। तो डॉक्टर शर्मा, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे जो नींबू वर्गीय बाग हैं, इनमें अभी कौन कौन से रोगों का जो है वो प्रकोप हो सकता है? देखिए, तापमान अब धीमे धीमे नीचे जा रहा है, तो ऐसे में कीड़े जो हैं उनका प्रकोप कम हो जाता है। एक सबसे गंभीर समस्या है नींबू वर्गीय फलों में फाइटोप्थोरा गलन की, जो इस वक्त अगर आप देखेंगे तो तने में गोंद जैसा निकलता दिखाई देगा, या ऐसा लगेगा जैसे उस पर तेल फैला दिया हो, ऑयली स्पॉट जो आता है। तो उसके लिए मैं किसान भाइयों को 2-3 बातें कहना चाहूँगा कि एक तो जैसे मैंने अभी सिंचाई के बारे में कहा कि जब आप सिंचाई करें तो एक पौधे का पानी दूसरे पौधे में न जाए, उसका ध्यान रखें। दूसरा ये है कि उन पौधों में मैफिक्जैम और मैंकोजेब का एक कम्बिनेशन बाजार में उपलब्ध है, उसका 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसकी जड़ में डालें, उसका थाला बनाएं और उसकी जड़ में कम से कम 20-25 लीटर पानी में घोल बना के उसको भर दें, क्योंकि वो मृदा जनित रोग है। जब जड़ प्रभावित होती है तो जो गोंद निकलता है वो एक लक्षण है। तो अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो आप उसमें इस दवा का इस्तेमाल करें। इसके अलावा फोसेटाइल भी यूज़ कर सकते हैं 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के उसकी जड़ों में। और तीसरी बात ये कि ऐसे किसान भाई जहाँ इस तरह की समस्या है, नया बाग लगा रहे हैं, तो वहाँ ट्राइफोलिएट जो रूट स्टॉक्स होते हैं, वो जो प्रतिरोधी होते हैं, उन मूलवंतों का प्रयोग करें ताकि आपके बाग में जो फाइटोप्थोरा गलन है उसका प्रकोप ना हो। और ये विश्व में सब जगह बहुत ही गंभीर समस्या है। बिल्कुल। डॉक्टर ब्रजेश, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि आलू की खुदाई करते वक्त हमारे किसानों को कौन कौन सी ऐसी विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए जिससे कि खुदाई के दौरान फसल को जो है वो नुकसान ना पहुँचे? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि इस बारे में जानकारी कई बार किसानों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाती है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आलू के पत्ते पीले पड़ने लगे, जब लगे कि अब क्रॉप मैच्योरिटी पे आ रही है, तब उस समय उससे पत्ते काटना बहुत इम्पोर्टेंट है। और पत्ते काटने के बाद हम कम से कम जो है आलू को ज़मीन में 15 दिन तक छोड़ते हैं। और उसका बड़ा साफ सा कारण है कि अगर हम कच्चे आलू की खुदाई करते हैं तो उसकी जो स्किन है वो बहुत हल्की होती है, छिल जाती है, और जो है उसमें खुदाई के टाइम पे नुकसान भी बहुत होता है। आलू कट भी जाते हैं और जो है उसका छिलका भी कई जगह जो है उतर जाता है। तो ये जो पत्ते काटने के बाद कम से कम 15 दिन तक खेत में आलू को छोड़ना है, ये बहुत खास ध्यान देने वाली बात है, चाहे वो किसी भी तरह की खाने वाली फसल हो या जो है चाहे बीज के लिए कर रहे हो उत्पादन। दूसरा खास ख्याल रखना पड़ता है कि बारिश के मौसम में खुदाई नहीं करनी है। कई बार हम देखते हैं असामयिक बारिश हो जाती है
फरवरी में कभी बारिश का मौसम बन जाता है और थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, तो उसके बाद थोड़ा समय इंतजार करें जब तक पानी उसका सूख ना जाए, या अगर बहुत ज़्यादा पानी भर गया है तो उसको पहले जो है पंप द्वारा निकाल दिया जाए। 1-2 बार ऐसे भी स्थितियाँ देखने को मिली हैं। आलू को हमेशा खुदाई के समय सूखे मौसम में ही करना चाहिए, और जो है अगर आपने पत्ती काट के 10-15 दिन छोड़ा है आलू को, तो उसके जो चमड़ी है या जो इसकी स्किन है वो परिपक्व हो जाती है, उससे खुदाई में भी नुकसान कम होता है, उसके बाद जो रखरखाव है उसमें भी सुविधा मिलती है। बिल्कुल, इसी के साथ हमारे अगले कॉलर मुकेश जी कच्छ से मौजूद हैं फोन लाइन पर। क्या है उनका सवाल, जानते हैं। हेलो 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 मुकेश जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हेलो मैडम, अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद कर दीजिए और उसके बाद आप अपना सवाल पूछिए। हेलो जी मैडम, जो हमारे जो नींबू का पेड़ है उसमें जो फूल आता है, नींबू का जो पेड़ है उसके फल टिकते नहीं है, टूटते रहते हैं। फल जो है ना वो लगता नहीं है, गिर जाता है। ठीक है, लगता नहीं है, टूट जाता है। डॉक्टर शर्मा क्या बताना चाहेंगे? अच्छा, क्या फूल झड़ते हैं कि फल गिरते हैं? फल गिरते हैं। हाँ, तो अगर देखिए, अगर फल सेट होने के बाद अगर गिर रहे हैं तो आप उसमें सिर्फ जल प्रबंधन ठीक तरह करें और जो पोषण है उसको ठीक तरह से दें, तो पौधे का स्वास्थ्य ठीक रहेगा और उस पर निश्चय ही फल लगेंगे। और ध्यान रखें कि जिस वक्त फूल खिल रहे हों तो उस वक्त तो सिंचाई ना करें। ये 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे तो उस पर निश्चय ही फल लगेंगे। हो सकता है कि आपका पौधा भी छोटा हो तो शुरुआत के दिनों में उस पर फल कम लगते हैं या गिर जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा उस पर फल लगेंगे। बिल्कुल, और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं नींबू वर्गीय बागों की देखभाल के बारे में और साथ ही जानकारी हासिल कर रहे हैं आलू में समसामयिक कार्यों की। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर जो है वो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो 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 हेलो, नमस्कार मैम। भगवान दास जी, आपसे सबसे पहले निवेदन करेंगे अपनी टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद कर दीजिए और अब आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, क्या जानना चाहेंगे भगवान दास जी? बरेली उत्तर प्रदेश से फोन किया है आपने हमें। मैम, हमने अपने खेत में आलू लगाया है, चिप्सोना वैरायटी जी। तो उससे जो तने हैं बहुत कमजोर है, मतलब तगड़े होकर नहीं चल रहा है अभी वो। ठीक है, और ये कब लगाई थी आपने, कितना समय हो गया? मैम हो गया मतलब 35 दिन की हो गई फसल वो। बिल्कुल, आप हमारे साथ फोन लाइन पर जो है वो बने रहे भगवान दास जी। डॉक्टर ब्रजेश, आप इनसे कुछ और जानकारी हासिल करना चाहेंगे? चिप्सोना वैरायटी लगाई थी इन्होंने, तने जो है वो कमजोर है, कुछ जानना चाहेंगे आप इनसे? नहीं, मैं जानना नहीं चाहूंगा, बस बताना चाहूंगा कि जो है खाद का ख्याल जरूर रखें, क्योंकि चिप्सोना मैंने पहले भी बताया कि लंबे ड्यूरेशन की वैरायटी है।
इसमें जो है खाद थोड़ा ज़्यादा पड़ती है। जो हमारी नॉर्मल रिकमेंडेशन है वो 180 किलो नाइट्रोजन की है, जबकि चिप्सोना वैरायटी में 270 किलो नाइट्रोजन डालना होता है पूरे क्रॉप में। उसको भी हम 3 स्प्लिट डोज में डालते हैं। पहला बीज जब लगाते हैं उस समय, फिर जो है 35 दिन के आसपास, और फिर एक बार 70 दिन के आसपास। तो जो है अगर इनको लग रहा है कि तने में कमजोरी है, इसका मतलब कि खाद में कहीं कुछ कमी रह गई है, उसको थोड़ा सा जो है चाहे यूरिया का छिड़काव कर ले, या अगर जो है मिट्टी चढ़ा रहे हैं तो साथ साथ थोड़ी सी खाद उसमें नाइट्रोजन की और डाल दे, तो जो है उसमें बढ़ाव पूरा आ जाएगा। बिल्कुल। और इसी में डॉक्टर ब्रजेश एक सवाल मैं यहाँ पर जो है वो जोड़ना चाहूंगी, कैसे खाद और उर्वरक प्रबंधन, पोषण प्रबंधन किस तरीके से हमारे किसानों को करना चाहिए आलू फसल में? देखिए, आलू की फसल में मैंने पहले भी ये जिक्र किया है कि कम समय में अधिक पैदावार होती है, तो इसमें जो है खाद का और पानी का खास ख्याल रखना पड़ता है। आलू की जो फसल में जो नॉर्मल हमारी खाने वाले आलू की फसल है, उसमें हम रिकमेंड करते हैं 180 किलो नाइट्रोजन, 100 किलो पोटेशियम और 100 किलो ही पोटास। जबकि जो प्रोसेसिंग वाली है उसमें नाइट्रोजन 270 किलो होता है। जो खाने वाली फसल है उसमें नाइट्रोजन की आधी डोज और पोटेशियम और फास्फोरस की पूरी डोज बिजाई के समय ही जो है डाल दी जाती है, और जो बची हुई नाइट्रोजन की आधी डोज होती है वो मिट्टी चढ़ाते समय डाली जाती है। और जो अगर हम प्रोसेसिंग वाले आलू की बात करें तो उसमें जो है जो एक तीसरी डोज है स्प्लिट की, वो करीब 70 दिन के आसपास जो है आलू की फसल में डालनी होती है। जहाँ तक सिंचाई का सवाल है तो पूरे आलू की फसल के दौरान 6 से 7 बार उसमें जो है पानी लगाना पड़ता है। बिल्कुल। और इसी के साथ डॉक्टर ब्रजेश, आप हमारे साथ जुड़े और विषय के संबंध में इतनी अच्छी जानकारियां हमारे किसानों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। तो अब यहाँ पर डॉक्टर शर्मा, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि अब जब हमारे किसानों को नए बाग लगाने हो तो वो कब लगा सकते हैं और उस दौरान कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें? देखिए, पहले इस बात को बताने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे किसान भाई जो नींबू वर्गीय फल लगाना चाहते हैं, ये एक अकेला ऐसा फल है कि अगर पद्धतिवार आप इसको लगाते हैं तो 8 से 9 महीने तक आपको फलत मिल सकती है, क्योंकि इनकी जो तुड़ाई का समय है वो बड़ा भिन्न भिन्न है। कागी नींबू और लेमन 2 बार फल देते हैं, मौसमी, किन्नो या टेंजरेंस जो दूसरे फल हैं, ग्रेप फ्रूट हैं, वो 1 बार देते हैं। तो अगर इनको आप सही तरीके से लगाते हैं, लेकिन जहाँ तक लगाने के समय की बात है तो जनरली सदाबहार फल वृक्ष जितने भी हैं उनके जो उत्तर भारत में जो लगाने का समय है या भारत के दूसरे हिस्सों में लगाने का समय है वो है जुलाई और अगस्त और एक फरवरी और मार्च। लेकिन फरवरी और मार्च के रोपण में एक सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है कि अगर आपके पास पर्याप्त सिंचाई के साधन नहीं है तो मार्च के बाद तापमान दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है, और अगर आप जरा सा भी पानी देने से चूक जाते हैं तो आपके पौधे मर सकते हैं। तो इसलिए जुलाई और अगस्त का जो समय होता है वो नए बाग लगाने के लिए बहुत उत्तम होता है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो पौध है और जो प्रजाति है उस पर आप विशेष ध्यान रखें कि हमें पौधा कहाँ से लेना है, कौन सी प्रजाति लेनी है। इन सब बातों का जब आप ध्यान रखेंगे तब आपको एक जो व्यावसायिक उपज मिल सकती है। अन्यथा बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहीं भी बाहर से कोई भी प्रजाति ले आते हैं और लगा लेते हैं, फिर हमें उससे नुकसान होता है और वो आपकी जो ज़मीन है जिसमें आप कोई दूसरी फसल भी लगा सकते थे वो भी आप नहीं लगा पाएंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रहे तो नींबू वर्गीय फल बहुत ही लाभकारी है। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे एक और अगले कॉलर जो है वो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो। बिल्कुल, जो संपर्क है जो है वो है हमारे कॉलर से हमारा टूट गया है। तो डॉक्टर शर्मा, एक सवाल यहाँ पर चलते चलते मैं आपसे और पूछना चाहूँगी, जैसे कि अगर नींबू वर्गीय फसलों को हमारे अगर किसान चुनते हैं तो आमदनी उससे उनकी कैसी बढ़ सकती है, आर्थिक जो इनकी उम्मीदें हैं वो कैसे बढ़ सकती हैं इससे? देखिए, वही जैसा कि मैंने अभी बताया कि लाइम और लेमन, कागजी नींबू और लेमन दोनों ही साल में 2 बार फलत देंगे, जुलाई अगस्त में देंगे और अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में भी देंगे। अगर आप किचन गार्डन की लगाना चाहते हैं तब भी आपको 2-4 फूट तो कागजी नींबू से पूरे साल मिलते रहते हैं जी। तो ये तो 2 बार फलत ये देते हैं। और ज़्यादातर हमारे जो नींबू वर्गीय फल हैं वो आपकी जो हमारी 2 प्रजातियां हैं, मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि खास करके ऐसे स्थान जहाँ पे किन्नों में बहुत अच्छी गुणवत्ता नहीं बनती है तो हमारे संस्थान ने 2 प्रजातियां विकसित की हैं मीठी नारंगी की, जिसको हम मौसमी कहते हैं, पूसा शरद और पूसा राउंड। इन दोनों प्रजातियों की ये खास बात है कि अक्टूबर के मध्य में पक जाती हैं जब गर्मी होती है और लोग इसका जो रस पीना बहुत पसंद करते हैं। तो ये दोनों प्रजातियाँ अगर वो लगाते हैं हमारे किसान में, इसकी उपज बहुत ज़्यादा 60 से 70 किलोग्राम प्रति पौधा प्रति पेड़ इसकी उपज है। तो अगर वो इसको लगाते हैं, वो ग्रेप फ्रूट लगा सकते हैं जो अक्टूबर के बाद नवंबर में उसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। हमारी एक प्रजाति और है पूसा
अरुण जो बिल्कुल बीज रहे थे जी। चकोतरा की, अगर वो उसको लगाते हैं तो अगस्त से लेके दिसंबर तक आप उसका जूस पी सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ डॉक्टर शर्मा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और विषय से संबंधित इतनी अच्छी जानकारियां दी उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और किसान भाइयों बहनों, अब हम आइए आपको बता दें हमारे अगले कार्यक्रम का क्या विषय होने वाला है। तो हमारे अगले कार्यक्रम का विषय होगा गेहूं की पचेती बुवाई एवं किस्में, और साथ ही हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मान धन योजना के बारे में। इन विषयों से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। अगर आप हमारे कॉल सेंटर के जरिए अपने प्रश्न रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं तो 1800113060 सोमवार से लेकर शनिवार तक ये नंबर आपके लिए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध रहता है। और अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे आप सीधे हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे और वहां जाकर भी आप इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख करके जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।